स्टॉक मार्केट्स अजीब सी दुनिया है। वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस स्टॉक मार्केट ही है। दुनिया के सबसे अमीर लोग जो हुए हैं ज्यादातर वो स्टॉक मार्केट से ही आए हैं। बट उसी समय पूरी दुनिया में 90% से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट्स में पैसे हारते हैं ऑन अ डेली बेसिस। ऐसा क्यों है आज वही जानेंगे। और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो जो मार्केट्स में आ रहा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है टू नो कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। और अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हो, ये आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो आपके लिए रिमाइंडर होने वाला है इन योर करंट पोर्टफोलियो कि क्या क्या चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और वीडियो के एंड में मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 1, पेनी स्टॉक्स। अब पेनी स्टॉक्स में प्रॉफिट होता है और मैं इस हद तक जिब बोलूंगा कि पेनी स्टॉक्स में प्रॉफिट छप्पड़ फाड़ के होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा आपको दिखा रहा है। आइए अगर मैं देखूंगा डेटा फ्रॉम मार्च 2020 टू 11 जनवरी 2022, इस टाइम पे 1204 पेनी स्टॉक्स थे। आपको पता है इन पेनी स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स मल्टीबैगर्स निकले, मतलब डबल सी रिटर्न दिया। 1204 पेनी स्टॉक्स में से 921 स्टॉक्स वर मल्टीबैगर्स, मतलब 76% पेनी स्टॉक्स सारे के सारे मल्टीबैगर्स। तो देखो यार, प्रॉफिट तो लोगों का हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम ये प्रॉफिट बैक कर पाए। तो अब हम पुराने बुल रन्स को देखेंगे और देखेंगे उसमें से कितने पेनी स्टॉक्स अच्छा करते हैं और बुल रन के बाद उन पेनी स्टॉक्स की क्या हालत होती है। पहला बुल रन जो हमने लिया है वो था मई 2003 से जैन 2008 तक। पेनी स्टॉक्स कितने थे 779, उसमें से 682 मल्टीबैगर्स हुए। और जब ये बुल रन खत्म हुआ ना, फिर 335 स्टॉक्स दोबारा पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ गए। तो अगर मैं परसेंटाइल निकालूंगा ना, मतलब 49% स्टॉक्स पूरा ऊपर चढ़े और दोबारा पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ गए। अब लेते हैं मार्च 2009 टू जनवरी 2011। 805 पेनी स्टॉक्स थे, 442 डिड वेल, 204 दोबारा पेनी स्टॉक्स बन गए। 46% कंपनीज बुल रन के बाद दोबारा पेनी स्टॉक लेवल पे आ गई। उसके बाद तीसरा बुल रन लेते हैं दिसंबर 2011 टू जनवरी 2015 से, जहां पे 712 पेनी स्टॉक थे। 175 पेनी स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रिटर्न दी, मल्टीबैग रिटर्न दी। फिर 95 स्टॉक्स दोबारा पेनी स्टॉक कैटेगरी में आ गए, मतलब 54% स्टॉक्स पूरा ऊपर गए बुल रन के टाइम और दोबारा उसी कैटेगरी में आ गए। इससे हमें यह पता चलता है कि पेनी स्टॉक्स बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव है। इन स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते। और अगर ये डेटा देख के आपको लग रहा है कि गोला तो बुल रन में तो ऊपर चढ़ गए, दोस्त बुल रन कब था ये हम तब बता पाते हैं जब हम पास्ट को देखते हैं। करंट सिचुएशन में आप बताओ, हम बेयर रन में बुल रन में? कोई लोग बोलेंगे हम तो करेक्शन फेज में है, तो हम बुल रन में। कुछ लोग बोलेंगे अरे सर ये बेयर रन की शुरुआत है। आप बताओ सही कौन है गलत कौन है? ये कोई नहीं बता सकता बुल रन है या बेयर रन है। ये सिर्फ लोग तब बता पाते हैं जब हम पास्ट को देखते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में बुल रन हो रहा है और हमें पेनी स्टॉक्स को उठाना चाहिए ना, दिस इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और एक पेनी स्टॉक को अगर आपको चूज करना है ना, इसमें दिक्कत क्या होती है, बहुत रेयर सिचुएशन होते हैं कि एक पेनी स्टॉक अच्छा कर रहा है एंड इट इज बैक्ड अप बाय अ गुड बिजनेस। ज्यादातर ये केस नहीं होता है। और ऐसे बिजनेसेस को ढूंढना जो पेनी स्टॉक्स हैं और बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, दोस्त ये इतना ज्यादा मुश्किल है कि आप पूरा एक वीट का हेयरस्टैक है, उसमें से आप एक सुई ढूंढ रहे हो, उतना ही ज्यादा मुश्किल है एक अच्छा पेनी स्टॉक ढूंढना जो एक अच्छे बिजनेस से बैकअप है। मैं आपको सालों सालों और सालों की एक्सपर्टीज चाहिए, हार्डवर्क चाहिए और बहुत सारा लक चाहिए। अब खुद सोचिए कौन बड़ा इन्वेस्टर है जो ओपनली आके बोलता है कि सर पेनी स्टॉक ले लो, मैं तो पेनी स्टॉक से अमीर हूं। कोई भी नहीं होगा। और जो कुछ इन्वेस्टर्स होंगे भी जिन्होंने पेनी स्टॉक से फॉर्च्यून बनाए, ऐसे लोग हैं आई अनडाउटेडली, वो भी कभी पब्लिकली ये नहीं बोलेंगे कि आप पेनी स्टॉक्स खरीदो, बिकॉज वो जानते हैं एक पेनी स्टॉक खरीदने में कितना ज्यादा रिस्क होता है। एक पेनी स्टॉक वो होता है जिसका मार्केट कैपिटल बहुत कम होता है। कंपनी की लिक्विडिटी मतलब उस स्टॉक में जो हर रोज बायर सेलर आ रहे हैं वो इतने ज्यादा कम होते हैं कि बहुत बार लोग पेनी स्टॉक खरीदते हैं बट बेच नहीं पाते मार्केट में। क्यों? कोई बायर ही नहीं है। और पेनी स्टॉक वही कंपनीज होती हैं जिनकी सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली अवेलेबल भी नहीं होती। हाँ, ये सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं तो रेगुलेटरी बॉडीज के अंडर आती हैं। लीगली दे हैव टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, बट मल्टीपल केसेस में आपको दिखा सकता हूं जहां पे पेनी स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन या तो डिलेड आती है या फुल कवरेज नहीं आती है या अनक्लियर आती है। और इन्हीं स्टॉक्स में क्या होता है, पंप एंड डंप स्कीम्स। सुना हम सबने इसके बारे में।
आज मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूं कि ये स्कीम्स ऑपरेट कैसे करती है। एक एग्जांपल लेते हैं, सिंप्लेक्स पेपर्स। आप इसका ग्राफ देखो सर, अक्टूबर 2021 के बाद ये स्टॉक भागा है। अब इस केस में ना आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये बिजनेस करता क्या है, आप सीधा इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए। आइए, जैसे आप देख सकते हैं मार्च 2018 के बाद इस बिजनेस का रेवेन्यू है ही नहीं और वहीं पे शेयर प्राइस कहां से कहां पहुंच गई है। अब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि मेन बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा, अदर इनकम से पैसा आ रहा है, जो गलत है। कि अगर आप कोई मेन धंधा है उससे पैसा नहीं आ रहा, आप किसी और सोर्स से पैसा कमा रहे हो, जो गलत है। बट मैं ये भी मानने को तैयार हूं, चलो बिजनेस को कहीं और से प्रॉफिट हो रहा होगा। इस केस में तो अदर इनकम भी नहीं है। अब देखो स्टॉक कहां से कहां चला गया। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बताता हूं। अक्टूबर 2021 में सिंप्लेक्स पेपर्स 602 रुपए का था और दिसंबर 2021 में, सिर्फ अक्टूबर टू दिसंबर 3-4 महीनों में ये स्टॉक हो गया 12,000 रुपए का। और जब स्टॉक ऐसे ऊपर भागा है ना सर, इसमें वॉल्यूम्स वर टचिंग द स्काई। वॉल्यूम्स मतलब एक दिन में कितने ट्रेड्स हुए हैं वो स्टॉक दिखाता है, वॉल्यूम्स कितनी है। तो पेनी स्टॉक की जनरली ना वॉल्यूम्स बड़ी कम रहती है, बिकॉज जो मैंने आपको पहले बताया ये स्टॉक्स इलिक्विड रहते हैं, बायर सेलर होते नहीं है। बट अगर आप स्टॉक लोगे जो ब्लू चिप है उसमें बहुत हाई वॉल्यूम्स होंगी, बिकॉज बायर सेलर्स बहुत ज्यादा है। बट जब पेनी स्टॉक में स्पेसिफिकली जब पंप एंड डंप स्कीम हो रही होती है ना, अचानक से वॉल्यूम्स बहुत बढ़ जाती हैं, जो इस शेयर के केस में भी हुआ। और इसमें मजे की बात यह है, ऐसे पंप एंड डंप स्कीम्स में ना इन्वेस्टर्स को एंट्री का पॉइंट तो मिल जाता है, बट वो एग्जिट कर ही नहीं पाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं पूरा स्ट्रक्चर और ये पंप एंड डंप स्कीम चलती कैसे है। तो एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर 10 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीदता है। अज्यूम करिए 10 लाख रुपए स्टॉक्स खरीदेगा। उसके ऊपर से वो इन्वेस्टर क्या करेगा, 60-70 लाख ऑपरेटर्स का काटल होता है जो ग्रे एरिया में आते हैं, और उनका काम ही होता है कि पेनी स्टॉक्स में उठाना। सब डिफरेंट जगह से खरीदने लग जाएंगे, पेनी स्टॉक की वैल्यू खुद ऊपर जाने लग जाएगी। और इन स्टॉक्स में वैल्यू बढ़ाना बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज एक तो स्टॉक प्राइसेस कम होती है, दूसरा ये है स्टॉक में ज्यादा डिमांड भी नहीं है, ज्यादा सप्लाई भी नहीं है। तो अगर एक साइड से कुछ लोग इतना ज्यादा स्टॉक खरीदने लग गए और सप्लाई उतनी ही नीचे है, तो स्टॉक की प्राइस तो सर बढ़नी ही बढ़नी है। और जब स्टॉक की प्राइस बढ़ती है ना, ये वही चीज है जब एक दिवाली का रॉकेट ऊपर जा रहा होता है, जैसे ऊपर जाके फटने वाला सब देखते हैं, उसी तरह जब शेयर प्राइस भी एकदम ऊपर पहुंच जाती है, सबकी नजर पहुंच जाती है। वो जो ऑपरेटर कार्टेल होता है वो इस स्टॉक के बारे में बस फैलाता है, इतने का स्टॉक इतने का हो गया, 20 रुपए का स्टॉक 200 रुपए का हो गया, बस फैलाता है। और आजकल तो ये बस फैलाना और भी आसान हो गया है। क्यों? इलेजिटिमेट यूट्यूब वीडियोस आ जाएंगी, आपके टेलीग्राम ग्रुप्स आ जाएंगे, आपको एडवाइजरी कॉल्स आने लग जाएंगे। इससे होता क्या, जो जनरल जनता है सब उस रॉकेट की तरफ, सब उस शेयर को देखने लग जाते हैं, अरे भाई ये शेयर क्या रिटर्न दे रहा है। और वही रिटेल इन्वेस्टर्स सब के सब इस शेयर में पैसे डालने लग जाते हैं। जब इस शेयर में पैसे डालते हैं इन्वेस्टर्स, इस स्टॉक की प्राइस और बढ़ जाती है और वॉल्यूम्स भी बढ़ जाती है, बिकॉज अब क्या हो रहा है, अब डिमांड और बढ़ गई है क्योंकि और नए रिटेल इन्वेस्टर्स आ गए हैं। और जब ये होता है कि जब जो ओरिजिनल इन्वेस्टर है जिसने पूरा गेम शुरू किया था, जो ऑपरेटर कार्टेल था, वो सब के सब अपने शेयर बेच देते हैं। सीधी बात का तात्पर्य ये है कि वो 10 रुपए की चीज खरीदते हैं और आपको वही 10 रुपए की चीज पूरी जनता को 1000 रुपए का बेच के निकल जाते हैं। जो मेन इन्वेस्टर था उसका काम हो गया, जो ऑपरेटर्स थे उनका काम हो गया, उनको अपना कट मिल गया, और जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो ये शेयर जिंदगी भर तक होल्ड ही करता रहता है, इस उम्मीद में कि ये शेयर एक दिन ऊपर बढ़ेगा। और इसी से आती है दूसरी, जिसके वजह से वी एंटर एज अ ट्रेडर एंड बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी स्पेकुलेशन के लिए किसी टिप सुन ली या लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, पेनी स्टॉक अच्छा कर रहा है, वो स्टॉक में घुस जाते हैं। घुसने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रेड, शॉर्ट टर्म पैसे कमाएंगे वापस आएंगे। बट वही है, वी एंटर एज अ ट्रेडर, वी बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। क्यों? जब वो स्टॉक नीचे आता है हम उसको लॉस में बेच नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े स्मार्ट हैं कि हम लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमें लॉन्ग टर्म होल्ड करवाया जा रहा है। ये हमारी ओरिजिनल चॉइस नहीं थी। और आज भी आप अपने पोर्टफोलियो में या किसी और की पोर्टफोलियो में भी देखो, बहुत हाई चांसेस हैं कि लॉस मेकिंग स्टॉक्स आज तक होल्ड करके रखे हुए हैं। तो ये आपके लिए एक रिमाइंडर है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत टाइम से लॉस मेकिंग स्टॉक होल्ड कर रहे हो ना, उसमें फंडामेंटल रिसर्च करो कि उस स्टॉक में दम है भी कि नहीं है। और अगर आपको उसमें दिक्कत हो रही है, उस स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में नीचे लिखो, हम उसमें पूरी रिसर्च करके आपको देंगे, सो दैट उस रिसर्च को यूज करके आप अपनी रिसर्च और कर पाओ और उस स्टॉक पे आप अपने एक फाइनल डिसीजन ले पाओ। और इसीलिए आप देखोगे बड़े बड़े बुक्स में यही ज्ञान बटा हुआ है कि सर किसी भी रिटेल इन्वेस्टर का मेजॉरिटी जो पैसा है ना, वो सिर्फ लार्ज कैप्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कम क्वांटिटी में इन्वेस्ट होना चाहिए, बिकॉज वहां वॉलेटिलिटी ज्यादा है। बट इसमें भी दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये है, अगर आप किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, और ये आई एम टेलिंग यू स्टैटिस्टिकल फैक्ट, 89% से ज्यादा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पाते। अगर मैं बहुत रीसेंट फैक्ट लूं, अप टू जून 2022, तो ये और भी खराब है। 91% ऑफ सच म्यूचुअल फंड स्कीम्स
इंडेक्स को बीट कर ही नहीं पाए। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बोल चुके हैं स्टॉक मार्केट्स में सबसे आसान और वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव तरीका पैसे कमाने के लिए क्या है? आप पैसा सर इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए। मतलब आप सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट करिए। ये जो इंडेक्सेस है इनके पास भारत की बेस्ट टू बेस्ट कंपनीज है। अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है वो इस इंडेक्स से बाहर आ जाएगी और कोई और कंपनी इसकी जगह ले लेगी। और इंडेक्सेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स ETF। बट क्वेश्चन आता है इन इंडेक्स ETF में इन्वेस्ट कैसे करें? और यहीं पे आते हैं हमारे वीडियो के स्पॉन्सर पेटीएम मनी। इस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप राइट ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो और सिर्फ इंडेक्स ETF में नहीं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटी ETFs में, गोल्ड ETF में, डेट ETFs में, ग्लोबल ETFs में। और इसके ऊपर आप सारे ETFs को फिल्टर कर सकते हो। आप देख सकते हो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, आप उनके सारे मेट्रिक्स आसान तरीके से देख सकते हो और फिर आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो टू इन्वेस्ट इन द राइट ETF। और ETF के साथ साथ यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, फ्यूचर्स ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड सो ऑन। पेटीएम मनी के साथ अकाउंट खोलने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जहां पे ब्रोकरेज 0 है फॉर द फर्स्ट 10 डेज, प्लेटफॉर्म फी 0 है फॉर द फर्स्ट 1 ईयर एंड अकाउंट ओपनिंग भी 0 चार्ज पे है। अब आती है दिक्कत, लैक ऑफ नॉलेज। नहीं, नॉलेज को काटो, लैक ऑफ विल। लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में दिक्कत क्या है? लैक ऑफ नॉलेज की। वो दिक्कत नहीं है सर, स्टॉक मार्केट में दिक्कत है लैक ऑफ विल की। अंदर से एक इच्छा भी नहीं है अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए। ऐसे कितने केसेस आप अपने आसपास देख सकते हैं जहां पे लोगों ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और उन लोगों को पता भी नहीं है कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, वो कंपनी बनाती क्या है, वो कंपनी करती क्या है। और अगर आप उनमें से हो जिन्होंने ये अपने आसपास नहीं देखा और आपको लग रहा है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ कि कोई कैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है बिना जाने की कंपनी करती क्या है, मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आपको टाइम याद है अप्रैल 2021 का, जो एक बहुत हॉरिफिक टाइम था जब कोविड क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, कोविड केसेस इतना ज्यादा फैल गए थे और बहुत लैक थी पूरे भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। हर आदमी अपने हर रिश्तेदार, हर दोस्त सबको कॉल कर रहे थे कि सर मुझे प्लीज एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो। इस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्राइस ऑब्वियसली बढ़ गई थी बिकॉज सप्लाई बहुत कम थी। तो सिंपल लॉजिक से हम लोगों ने क्या सोचा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की प्राइस बढ़ेगी, ऑक्सीजन की प्राइस बढ़ रही है तो जो कंपनीज ऑक्सीजन बना रही है उन कंपनीज को तो फायदा होना है। ये लॉजिक ना ऑन पॉइंट है। बट दिक्कत क्या आती है अब मैं आपको बताता हूँ। इस टाइम पे लोगों ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका नाम था बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यही सोच के कि ऑक्सीजन की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तो इस कंपनी का फायदा होगा। और इतना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए इस कंपनी में, इतना ज्यादा रिटेल का ट्रैक्शन आया इस कंपनी में कि इस कंपनी की शेयर प्राइस जो 1 अप्रैल 2021 को 11,000 रुपए थी वो ही 20 अप्रैल 2021 मतलब सिर्फ 19 से 20 दिनों में इसकी प्राइस हो गई 25,000 रुपए। बट फिर सिर्फ अगले ही महीने जून 2021 को दोबारा अपनी ओरिजिनल प्राइस के आसपास आ गया 13,000 रुपए में। आपको तो इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं बनाती ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, एक NBFC है। ये मजाक नहीं है। लोगों ने ये सोचा कि बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ऑक्सीजन बनाती होगी क्योंकि उसके नाम में ऑक्सीजन था। किसी ने इतनी विल भी नहीं दिखाई, इतनी इच्छा भी नहीं दिखाई कि एक बार उस कंपनी का नाम गूगल में सर्च कर ले और ये दिख जाता कि वो कंपनी ऑक्सीजन बनाती है ही नहीं ना उससे रिलेटेड है, ये एक NBFC है। और एक सेकंड, इस वीडियो देख के ना आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो एक रिमाइंडर है कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है और गोयला आपके साथ खड़ा है और मैं पूरी ताकत लगा दूंगा अपनी टीम के साथ टू मेक श्योर कि ये गलतियां आप ना दोहराओ। और वीडियो के एंड में मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको चैलेंज आ रहा है कि आप कंपनी एनालाइज नहीं कर पा रहे हो और वो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में लॉस मेकिंग है, नीचे उसका नाम जरूर कमेंट करना, उस पे हम एक पूरी रिसर्च देंगे जो आपकी ही मदद करेगा। हर्ड मेंटालिटी फॉर ट्रेंड्स। अब ह्यूमन बीइंग्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पीशीज। मैं आपको बताता हूं उसमें लॉजिक क्या है। साइकोलॉजिकली हम डिजाइन्ड ऐसे ना, हमें झुंड में बहुत कंफर्टेबल फील होता है, हम सेफ फील करते हैं। इसलिए आप देखोगे अगर आपके आसपास सारे लोग जो कर रहे हैं उसका आप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपके आसपास सारे लोग जिमिंग में हैं, फिटनेस में हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, चांसेस यही हैं आप भी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दोगे। अगर आपके पास सारे लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, चांसेस यही हैं आप भी अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करने वाले हो। हम इंसानों का ना एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम झुंड में रहते हैं और ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। और सर साइकोलॉजी तो हर जगह सेम ही होती है, तो जो साइकोलॉजी बाहर है वो स्टॉक मार्केट्स में भी है। और स्टॉक मार्केट्स में इस साइकोलॉजिकल ट्रेड की वजह से लोग लाखों और लाखों रुपए हारते हैं। अब मैं इसका आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मैं आपको ले जाऊंगा साल 1991 में। अब इस साल आया वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब
इंटरनेट, और ये सबको एक्सेसिबल हो गया। 2 साल बाद 1993 में मोज़ैक, जो उस समय एक वेब ब्राउजर था, उसको पब्लिकली लिस्ट कर दिया। लोग एक्साइटमेंट से कूद पड़े। लोगों ने बोला कि भाई साहब, इंटरनेट विल चेंज द फ्यूचर, इंटरनेट हर घर में पहुंचेगा, इंटरनेट हमारी जिंदगी बदल देगा। वेल, ये हुआ भी। इंटरनेट ने हमारी लाइफ कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दी, और ये उस समय का एक भारी ट्रेंड बन गया। और जब ट्रेंड बन गया तो हर्ड इसके पास आ गए, तो सब लोग इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्ट करने लग गए। अब आप सोच रहे होगे, इंटरनेट ने तो सही में अच्छा किया, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये थी कि जो उस समय मीडिया हाउसेस थे, मीडिया आउटलेट्स थे, उन्होंने इंटरनेट बेस्ड कंपनीज को बहुत ज्यादा हाइप अप कर दिया। इतना ज्यादा हाइप अप कर दिया कि लोग फंडामेंटल्स नहीं देख रहे थे। ना लोगों ने रेवेन्यूज देखे, ना लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी देखी, ना लोगों ने कंपनी का डेट देखा, कुछ भी नहीं देखा। लोग बस कंपनी की एक ही चीज देखते थे कि उस इंटरनेट कंपनी में कितना लोगों का ट्रैफिक आ रहा है, बस, और कुछ देखा ही नहीं। और अगर आप सोचोगे, रिसेंटली भी यही हो रहा है। रिसेंटली जो भी न्यू एज स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ना हम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, ना ही उनका बिजनेस मॉडल, ना ही उनका डेट, कुछ भी नहीं। हम बस देखते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन अच्छी है, स्टार्टअप बहुत अच्छा है। जो स्टार्टअप साथ अभी वैल्यूएशन को लेके हो रहा है ना, वो समय इंटरनेट कंपनीज को लेके हो रहा था, जस्ट बाय सीइंग कितने ज्यादा लोग उस कंपनी के इंटरनेट प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, कितनी ज्यादा ट्रैफिक ग्रोथ हुई। तो बस था क्या, हर्ड मेंटालिटी लग गई। लोगों ने भर भर के टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, एंड सेवरल ऑफ देम वेंट इनटू बैंकरप्सी। ये था सर .com क्रैश। यहां पे नैस्डैक जो 5000 पॉइंट्स में थी ना, वो सर 1000 पॉइंट्स में आ गई। जस्ट इमेजिन, इंडेक्स 5000 पॉइंट से 1000 पॉइंट्स में आ गई। मार्केट्स फेल बाय 80%। कंपनीज जैसे कि वेबवैन, 360 नेटवर्क्स, boo.com, eToys, pet.co सब बैंकरप्ट हो गए। तो इससे लेसन क्या? लेसन ये है कि हमें ट्रेंड्स में पढ़ के रैंडम कंपनीज नहीं उठानी है। जैसे आजकल आप देखोगे क्या ट्रेंड आ रहा है, पीएसयू बैंक अच्छा कर रहे हैं, लोग किसी भी पीएसयू बैंक में पैसे इन्वेस्ट करने को रेडी होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, कोई भी कंपनी बोल दे हम रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का इतना ट्रेंड चल गया है, सब रिन्यूएबल एनर्जी में चल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सेक्टर अच्छा नहीं करेंगे, इन सेक्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, बट आप इस पोटेंशियल को तभी गेन कर पाओगे अगर आप इन सेक्टर्स की राइट कंपनीज चूज करो और उनको फंडामेंटली अच्छे से एनालाइज करो, और फिर लॉन्ग टर्म होल्ड करो, तभी एक्चुअल रिटर्न्स आ पाएंगे। बट ये बहुत ही मुश्किल है। क्यों? लैक ऑफ पेशेंस। मतलब सर, पेशेंस नाम की तो कोई चीज अब बची ही नहीं है। लोग जो शेयर बाजार में आ रहे हैं, वो इतने भूखे हैं पैसे कमाने के लिए, उनको इतनी भूख है पैसे कमाने के लिए कि उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना सर, ये दिमाग में आता ही नहीं है। उनके दिमाग में एक चीज है, पैसा जल्दी डबल करो। यहाँ पे आपको पूरा स्टेटिस्टिक दिख रहा है कि कैसे ऑप्शंस, फ्यूचर्स में लोग इतनी ज्यादा भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं वो इतना ज्यादा एग्रेसिव है, इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच 6 महीने में लोगों के पोर्टफोलियो साफ हो जाते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर्स ऑप्शंस आर वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन। अबे सारी गलतियां बताना गोयला के लिए बड़ा आसान काम है। सबसे मुश्किल काम ये है इन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है। बिकॉज अगर आपको वीडियो देख के लग रहा है कि अब तो गोयला में सीख गया हूं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा ये गलतियां, दिक्कत ये होगी, दिल तो बच्चा है, इमोशंस। कल को किसी मामा ने, चाचा ने, कोई बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी ने आपको बोला कि ये कर लो, वो कर लो ना, आप खुद इसकी तरफ भागोगे। इसका सोल्यूशन सिंपल है, पीपल फेल, सिस्टम्स डोंट। आप अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बनाइए। अगर आप उनमें से हैं जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट की स्टडी नहीं कर पा रहे, ज्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहे, तो आप एक सिंपल सिस्टम फॉलो कर सकते हैं और सिस्टम के इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ना आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत सेफ रहती है कि आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। वो सिस्टम है कि आप वही स्टॉक्स चूज करोगे जिनका मार्केट कैपिटल 7000 करोड़ से ऊपर है, जिनका सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 इयर्स 10% से ऊपर है, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE फॉर द पास्ट 5 इयर्स 15% से ऊपर है, प्रमोटर होल्डिंग 33% से ऊपर है, और रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 17% से ऊपर है। ये सारे स्टॉक्स फिल्ट्रेशन में कैसे ढूंढने हैं, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इंडेक्स ETF उसको आप बिल्कुल नहीं मत भूलना। वन ऑफ द सेफेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट तरीका है टू ग्रो योर मनी ओवर द लॉन्ग टर्म, और आप ये सब कर सकते हो ऑन द Paytm Money platform, link of which is in the description. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.